प्रिय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, जिसको हिंदी में पेयजल आपूर्ति एवं अवजल निपटान इंजीनियरिंग कहते हैं, इसके पहले चैप्टर का दूसरा वीडियो। इससे पहले मैंने आपका पहला वीडियो बना दिया है इस चैप्टर का, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। जल के स्रोत मैंने आपको बताया था दो तरीके के होते हैं, सरफेस वाटर सोर्सेज एंड ग्राउंड वाटर सोर्सेज। इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले और भी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों अधिक से अधिक जहां तक हो सके शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि जो लोग वीडियो को देखते हैं पूरा, उनको समझ में आती है चीज़ें कि मैं कैसे आपको सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को अंत में लाइक कीजिएगा जब आपको वीडियो पसंद आए। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ सरफेस वाटर सोर्सेज, सतही जल स्रोत। सतही जल स्रोत होता क्या है? तो सतही जल स्रोत के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सतही जल स्रोत जो होता है, इसमें सतही जल स्रोत में सतही जल स्रोत वह स्रोत होता है जिसमें भूमि तल के ऊपर पानी दिखाई देता है। सतह से पता चलता है कि सतही जल स्रोत मीन्स वह सोर्स जहां पे जमीन तल के ऊपर पानी हमें दिखाई देता है या पाया जाता है, उसे हम लोग कौन सा सोर्स बोलते हैं? सरफेस वाटर सोर्स। दूसरा होता है ग्राउंड वाटर सोर्सेज, भूमिगत जल स्रोत। जमीन के अंदर जो जो स्रोत होते हैं पानी के, जल के, उन्हें हम लोग भूमिगत जल स्रोत बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका सरफेस वाटर सोर्सेज होता है, इसमें कई प्रकार के होते हैं। मैंने 7 टाइप्स लिखा है, जिसमें पहला है जल धाराएं, स्ट्रीम्स। दूसरा नदियां, झीलें, जलाशय, संचित वर्षा जल, जिसको स्टोर्ड रेन वाटर बोलते हैं, नहरें और समुद्री जल। ये सब होते हैं सोर्सेज किसके? सतही जल स्रोत के। यानी कि इनमें स्पष्ट आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऊपर ही, जमीन के ऊपर, ग्राउंड लेवल के ऊपर ही हमें पानी दिखाई देता है। तो आइए एक के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला है जो आपका जल धाराएं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है आपका जल धाराएं, स्ट्रीम्स। इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जल धाराएं होती क्या हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब बारिश होती है तो बारिश के मौसम में जो बारिश के पश्चात जो पानी होता है वो एक ही जगह से बहता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी है कि एक ही जगह से क्या होने लगता है? पानी बहने लगता है। यानी कि वो स्ट्रीम का रूप धारण कर लेता है, धारा का रूप धारण कर लेता है। तो उसे हम लोग जल धाराएं या स्ट्रीम्स बोलते हैं। जब पानी, बारिश का पानी चूंकि अलग अलग तो जाता नहीं है, एक रूप धारण कर लेता है, एक जगह से बहता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? जल धाराएं जल धाराएं बोलते हैं, जिनको इंग्लिश में स्ट्रीम्स बोलते हैं। जो स्ट्रीम्स होती हैं हमारी, इसमें गर्मी के मौसम में अगर बात कर ली जाए तो गर्मियों के मौसम में जो जल धाराएं होती हैं उनमें पानी पाया नहीं जाता है। बारिश के मौसम में ही बारिश होती है तो उसी में धाराएं बहती हैं। तो ये जो पानी होता है जल धाराओं का, ये प्रारंभ में तो शुद्ध होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं, जैसे कुछ दूर तक बहते हुए गया तो उसमें कुछ बालू, मिट्टी, जो सैंड होता है, क्ले होता है, सिल्ट होता है, ये सब क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, जिससे वो पानी अशुद्ध हो जाता है। तो उसको हम लोग पी नहीं सकते हैं। उसके लिए हम लोग को क्या करना होता है? उसको स्टोर करके और फिर उसका सेडिमेंटेशन, अवसादन करना होता है। मैंने अवसादन के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया होगा कि अवसादन में होता क्या है, जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो बैठ जाती हैं जमीन तल पे, यानी कि बॉटम में, नीचे तली में बैठ जाती हैं। तो ये आपका होता है स्ट्रीम। दूसरी होती है नदियाँ। नदियों की बात करें अगर, तो नदियों में जो पानी होता है, मैं इसको लिख देता हूँ आपके लिए, नदियाँ, स्ट्रीम्स, नदियाँ। नदियों में होता क्या है? जब दो या दो से अधिक मीन्स कई
कई जल धाराएं एक साथ मिलती हैं तो आप देखे होंगे बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। आपने देखा होगा जो कुछ नदियां ऐसी होती हैं जिनमें पानी दिखाई नहीं देता है बाकी मौसम में, लेकिन बारिश के मौसम में आपको पानी उनमें दिखाई देता है। तो वो किस वजह से होता है? इन्हीं जल धाराओं की वजह से होता है। तो नदियां बनती कैसे हैं? ढेर सारी विभिन्न प्रकार की जो जल धाराएं होती हैं जब एक साथ मिलकर बहने लगती हैं तो वही नदी का रूप धारण कर लेती हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नदियां बोलते हैं। अच्छा, नदियों की एक क्वालिटी होती है, नदियों का एक गुण होता है, वो कौन सा आप लोग बताएंगे? कौन सा गुण होता है? कौन सा गुण होता है नदियों का? नदियों का एक गुण होता है सेल्फ प्यूरिफिकेशन का, स्वतः शोधन का। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वतः शोधन। स्वतः शोधन का एक गुण होता है नदियों के जल में, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ प्यूरिफिकेशन। सेल्फ प्यूरिफिकेशन, नदियों के जल की ये क्वालिटी होती है सेल्फ प्यूरिफिकेशन की, स्वतः शोधन की। आप लोग देखे होंगे नदियों का जो जल होता है बहता रहता है और शुद्ध होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो इम्प्योरिटी जो होती हैं वो बैठती चली जाती हैं नीचे तली में, बॉटम में, जमीन तल में बैठती चली जाती हैं और पानी बहता चला जाता है और वो क्या हो जाता है? शुद्ध होता चला जाता है। सेल्फ प्यूरिफिकेशन की क्वालिटीज होती हैं। और नदी में जो डिस्चार्ज होता है, जो नदी का निस्सरण होता है, वो क्या होता है? उसको कैसे निकालते हैं? नदी का निस्सरण, नदी का निस्सरण, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज आप लोग हाइड्रोलिक्स में पढ़े होंगे डिस्चार्ज, इसको Q से डिनोट करते हैं और Q इक्वल टू होता है AV। Q इक्वल टू क्या होता है? AV। और इसको किस में? मीटर क्यूब पर सेकंड में ज्ञात किया जाता है। किस में? मीटर क्यूब पर सेकंड में। जहां Q मैंने बता दिया डिस्चार्ज है, नदी का निस्सरण है। A क्या है? तो A होता है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, एरिया जो मीटर स्क्वायर में होता है। किस में होता है? मीटर स्क्वायर में। और V क्या होता है? V क्या होता है? तो V के बारे में बता दूं आप, ये एवरेज वेलोसिटी होती है। ये क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत वेग बोलते हैं। औसत वेग किस चीज का? पानी का। औसत वेग किसका औसत वेग होता है? पानी का। ये मीटर पर सेकंड में लिया जाता है, सॉरी मीटर पर सेकंड में इसको लिया जाता है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि जो क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र होता है या क्षेत्रफल होता है वो किस में लिया जाता है? मीटर स्क्वायर में लिया जाता है। इसको किस में? मीटर स्क्वायर में। ये नदियों की हम लोगों ने बात कर ली। अब तीसरा जो होता है आपका, वो होती हैं झीलें। क्या होती हैं? झीलें। झीलों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, झील की बात करें तो हम लोग जानते हैं झीलें, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेक्स। लेक्स बोलते हैं। कौन सा है ये? तीसरा है हम लोगों का, झील। झील से सभी लोग परिचित हैं, सभी लोग झील देखे होंगे। होता क्या है? जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, मान लीजिए पहाड़ी कोई क्षेत्र है, ये एक पहाड़ी आई है और दूसरे साइड से ये एक पहाड़ी आई है, ये तो दोनों के बीच में अगर इस तरीके से दोनों एक दूसरे से आके मिलती हैं तो यहाँ पे एक वैली बन जाती है। ये क्या है? एक वैली है, घाटी है। ये क्या है? घाटी। ये एक घाटी बन जाती है, वैली बन जाती है, जिसमें जो पानी होता है वो इकट्ठा हो जाता है। पानी जो होता है, बारिश का जल हो या इन पहाड़ियों का जो जल होता है, जो पहाड़ियों से निकलने वाला पानी होता है, वो क्या हो जाता है? इनमें, इन घाटियों में प्रवेश कर जाता है और ये एक रूप धारण कर लेता है। किस चीज़ का? झील का। ये जो पानी होता है, बारिश का हो या फिर इन पहाड़ियों का हो, ये इसमें आके इकट्ठा हो जाता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? झील बोलते हैं। और झील का जो पानी होता है, जो आपके लेक्स का पानी होता है, ये शुद्ध होता है। आप लोग देखे होंगे झील का पानी लोग एकदम साफ दिखाई देता है और उसको हम लोग आसानी से क्या कर पाते हैं? पी पाते हैं, पीते हैं। ये होता है हमारा झील। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक वीडियो मिलेगी और जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद एक पूरे फुल नोट्स की वीडियो मिलेगी। उसमें मैं सारी चीज़ों को डिटेल में लिख भी दिया हूँ कि झील क्या होती है, नदी क्या होती है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस आप उस चीज़ को समझिए और आपको नोट्स मिलेगा एक वीडियो के तौर पे, उसमें आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने लिख दिया है।
तो वहाँ से आप उसको पढ़ पाएंगे। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, समझना है कि कौन सी चीज़ क्या होती है। इसका जो पानी होता है लगभग पीने के लायक होता है, लेकिन फिर भी उसका डिसइंफेक्शन करते हैं। पीने से पहले क्या किया जाता है, पीने के लिए जो झील का पानी होता है इसका क्या किया जाता है, डिसइंफेक्शन किया जाता है, रोगाणुनाशन, डिसइंफेक्शन किया जाता है, डिसइंफेक्शन, रोगाणुनाशन किया जाता है। क्या किया जाता है, रोगाणुनाशन। यानी कि जो रोगजनक बैक्टीरिया होते हैं उनको दूर करने के लिए कुछ इसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया। आप लोगों ने देखा होगा जो पानी होता है उसमें जो पेयजल होता है हम लोगों का, जो शहर के रहने वाले होंगे वो जानते होंगे, वो जब सप्लाई किया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें क्लोरीन की मात्रा, कभी कभी ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा अधिक मिलाई गई होती है, जो हम लोगों को टेस्ट को खराब कर देता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग डिसइंफेक्शन बोलते हैं, रोगाणुनाशन बोलते हैं। तो झील के पानी को नॉर्मली हम लोग पी लेते हैं, लेकिन उसका डिसइंफेक्शन कर लेना आवश्यक होता है, उसके बाद ही इसको क्या करना चाहिए, पीना चाहिए। अगला है आपका जलाशय। चौथा क्या है, जलाशय, रिजर्वायर्स, जलाशय। अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या, झील हम लोगों ने जान लिया, अब किसके बारे में जानेंगे, जलाशय, जो आपका रिजर्वायर होता है, जलाशय। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे जितना अधिक से अधिक हो सके, और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे जिससे आने वाले किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। रिजर्वायर ये क्या होता है, नदी आप सभी ने देखा है, नदी में कुछ नदियां ऐसी होती है जिनमें वर्षा के मौसम में ही ज़्यादा पानी पाया जाता है, और गर्मियों में उसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है या फिर वो नदी सूख जाती है। तो गर्मियों में नदी के अप स्ट्रीम में, ये अगर कोई नदी है, मान लीजिए ये कोई अगर नदी है इस तरीके से बह रही है, ये तो इसके अप स्ट्रीम में, अगर इधर डाउन स्ट्रीम है तो इधर अप स्ट्रीम में सॉरी थोड़ी सी तबीयत खराब है इस वजह से, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्राउंड लेवल है, ये कोई नदी बह रही है, तो इसके अप स्ट्रीम में पानी को रोकने के लिए इसके आर पार, जैसे मान लीजिए ये कोई नदी है, ये कोई नदी बह रही है, तो इसके आर पार पूरा हम लोग क्या कर देते हैं, इस तरीके से बांध बना देते हैं, इस तरीके से बांध बना देते हैं, जिससे दूसरे साइड में पानी रुक जाता है और इस साइड में पानी नहीं आ पाता है। जैसे ये, इसकी बात कर लें, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बांध हम लोग बना देते हैं। ये कंक्रीट की नीचे हमारी इसमें क्या होती है, स्लैब पड़ी होती है। जब इस तरीके से ये बांध बना देते हैं, इसको डैम बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डैम, बांध बना देते हैं। तो जो ये नदी है, ये जो हमारी नदी है, इसमें ये मान लीजिए ये ग्राउंड वाटर टेबल है, ये अगर इसकी बात कर ली जाए तो ये जल तल है, क्या है, जल तल, नदी का ये जल तल है। ये क्या है, हमारी नदी है, ये नदी का जल तल है, वाटर टेबल जिसको बोलते हैं, ये क्या है वाटर टेबल है, वाटर टेबल। तो ये अप स्ट्रीम है, ये क्या है हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में जल को रोकने के लिए किस मौसम में, गर्मियों के मौसम में, गर्मियों के मौसम में ये जो नदी होती है इसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है या फिर उसको रोक के रखना पड़ता है, तो उसके लिए एक डैम बना के अप स्ट्रीम में पानी को रोक लिया जाता है। तो ये जो रुका हुआ पानी होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो आकार रूप धारण कर लेता है, इसी को हम लोग जलाशय बोलते हैं, रिजर्वायर बोलते हैं, एक साइड में जहाँ पे पानी को रोक लिया जाता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्वायर बोलते हैं। अच्छा, जब इकट्ठा हो जाता है ये एक साइड में, तो इसी को हम लोग परिबद्ध जलाशय ही बोलते हैं, इम्पाउंड रिजर्वायर भी बोलते हैं। ये हमारा रिजर्वायर होता है। रिजर्वायर का जो पानी होता है वो नदियों के पानी के क्वालिटी के बराबर होता है, यानी कि उनकी भी सेल्फ प्यूरिफिकेशन की क्वालिटी होती है, स्वयं ही क्या हो जाते हैं, जैसे नदियों का पानी शुद्ध हो जाता है वैसे जलाशय में भी जो पानी होता है वो शुद्ध ही रहता है। अगली बात करेंगे हम लोग संचित वर्षा जल के बारे में। संचित वर्षा जल, स्टोर्ड रेन वाटर, ये क्या होता है,
तो ये तो नाम से ही आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि ये होता क्या है। स्टोर्ड जो रेन वाटर होता है, ये नाम से ही आपका स्पष्ट हो जा रहा है कि ये होता क्या है। स्टोर्ड रेन वाटर, स्टोर्ड रेन वाटर, संचित वर्षा जल, संचित वर्षा जल, संचित वर्षा जल होता क्या है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं अपने देश में जहाँ पे क्या होता है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे राजस्थान की बात कर लीजिए, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों की बात कर लीजिए, इनमें क्या है, पानी की बहुत आवश्यकता है हर जगह, लेकिन पानी यहाँ पे थोड़ा कम, कुछ क्षेत्रों में इनके कम, बहुत ही कम पाया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, जैसे कोई सोर्स नहीं है, सतही जल स्रोत, जैसे राजस्थान में सतह सरफेस के ऊपर बहुत कम पानी पाया जाता है, और भूमिगत जल स्रोत इसलिए नहीं है क्योंकि पहाड़ी है और पहाड़ियों में पत्थर नीचे पाए जाते हैं, तो खोद के पानी निकालना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में बोर कर पाना एक दुर्लभ और या फिर बहुत ही मुश्किल कह लिया जाए तो कंडीशन होती है। तो दोनों कंडीशन में सतही जल स्रोत भी जिस एरिया में नहीं हो और भूमिगत जल स्रोत भी जहां पे नहीं हो, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो बारिश का पानी होता है, वहां बारिश के पानी को घर के आंगनों में, छतों पर इकट्ठा कर लिया जाता है और उसी को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत डिसइंफेक्शन करके, उसका रोगाणुनाशन करके, और उसको हम लोग क्या कर देते हैं, उपयोग करते हैं पीने के लिए, नहाने के लिए, धुलने के लिए, इन सब कामों के लिए उपयोग करते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टोर्ड रेन वाटर, संचित वर्षा जल बोलते हैं। अगली होती है नहरें। अगला क्या है, नहरें। नहरों के बारे में मैं आपको बता दूं तो नहरें हम लोगों की जो होती हैं वो नदियों से ही निकलती हैं। नहरें क्या होती हैं, वो नदियों से ही निकली होती हैं। नदियों पर बांध बना के, डैम अभी मैंने आपको दिखाया था, नदियों पर डैम बना के, और वहां से हम लोग मोटर या पंप से पंप करके पानी को सिंचाई के लिए क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं नदी से। तो नहरों के माध्यम से ही क्या किया जाता है, उसको खेतों तक पहुंचाया जाता है। नहरों का मुख्य उद्देश्य होता है क्या करना, सिंचाई करना, लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसी होती हैं कि हम लोग पानी पीते भी हैं। जैसे आज से 20 साल पहले बहुत लोग नहरों के पानी का यूज पीने के लिए भी करते थे, कपड़ा धुलने के लिए भी करते थे। जब कुएं हुआ करते थे गाँव में, गाँव के जो रहने वाले होंगे उनको पता होगा, कुएं जो गाँव में रहते थे तो बहुत कम ही कुएं फिर भी पाए जाते थे। किसी एक गांव में कहीं किसी साइड में एक कुआं है, तो उस कंडीशन में नहरों के पानी से ही पूरा काम किया जाता था। पीने के लिए कुएं का पानी हम लोग भर के रखते थे। तो उस कंडीशन में ये नहरें सिर्फ सिंचाई के माध्यम से नहीं, बल्कि सिंचाई के अलावा कपड़ा धुलने, नहाने वगैरह के लिए भी यूज की जाती थी। आज सिर्फ इनका उद्देश्य क्या है, सिंचाई करना, इरिगेशन ही हमारा मेन उद्देश्य होता है नहरों को बनाने का। तो इनका पानी अगर पीना हो तो उसके लिए सेडिमेंटेशन और डिसइंफेक्शन, फिल्ट्रेशन वगैरह करना पड़ता है नहर के पानी का। मैं उन सब चीज़ों को पढ़ाऊंगा आगे कि कैसे होते हैं। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बड़ी आसानी से पूरी प्लेलिस्ट मिल जाए और उसमें सारे वीडियोज। मैं आपको बता देता हूँ, पूरी आपकी जो 5th सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर है, 3rd सेमेस्टर है और 6th सेमेस्टर है, उसकी ड्राइंग के ही वीडियोस आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में ड्राइंग के नाम से अलग लिस्ट बनी है, उसमें आपको ड्राइंग के टोटल वीडियोस मिल जाएंगे, वो चाहे किसी भी सेमेस्टर के ड्राइंग के वीडियोस हैं। और मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा ही रहा हूँ। और अगर इस वीडियो को देख रहे हैं कोई सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, तो उनको मैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी पढ़ाने वाला हूँ, तो वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अगला होता है आपका समुद्री जल, सी वाटर। समुद्री जल की बात कर लें तो समुद्री जल खारा होता है। हम लोग नॉर्मली जानते हैं जो समुद्री जल होता है वो क्या होता है, खारा होता है। अगर बात कर ली जाए किसकी, समुद्री जल की, समुद्री जल, सी वाटर। समुद्री जल क्या होता है, खारा होता है। किस वजह से, जो साल्ट होते हैं, जो लवण होते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग लवण बोलते हैं, साल्ट, साल्ट, लवण, इनकी जो मात्रा होती है, इनकी जो मात्रा होती है वो लगभग कितनी होती है, 3.5% तक, 3.5% तक जो लवण होते हैं वो पाए जाते हैं। किस चीज़ में, जो समुद्री जल होता है उसमें। इसीलिए यह क्या हो जाता है, इसीलिए यह खारा हो जाता है। इसलिए क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। किसका पानी, समुद्र का पानी। लगभग 35 ग्राम, लगभग 35 ग्राम पर लीटर पाया जाता है नदी के जल में जो
साल्ट होता है, नमक होता है। जो नमक होता है 35 ग्राम पर लीटर पाया जाता है। अब समझ लीजिए इसी वजह से क्या होता है, ये पीने लायक नहीं होता है। और इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ जो ग्राउंड वाटर सोर्सेज होते हैं उनके बारे में। तो आइए चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ ग्राउंड वाटर सोर्सेज के बारे में। भूमिगत जल स्रोत, तो जल का वह स्रोत जो भूमि के अंदर पाया जाता है, यानी कि ग्राउंड लेवल से नीचे। तो ग्राउंड लेवल से नीचे जो भी सोर्सेज होते हैं उन्हें हम लोग भूमिगत जल स्रोत कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इनके बारे में। ये 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है झरना, दूसरे होते हैं कुएं, तीसरा होता है रिसन गैलरी, चौथा होता है रिसन पाइप, पांचवा होता है रिसन कुएं और छठी त्रिज्य संग्रही कुएं, जिनको रेडियल कलेक्टर वेल के नाम से हम लोग जानते हैं। ये होते हैं, एक एक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक को पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे जो भूमिगत जल होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है वो क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे और उसके बाद एक एक चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए सबसे पहली बात, जो ग्राउंड के नीचे का पोर्शन होता है, जो हमारे ग्राउंड के नीचे का पोर्शन होता है, हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। इसके नीचे कुछ कंडीशंस के बारे में हम लोग जान लेंगे। देखिए ग्राउंड के नीचे 2 प्रकार की लेयर पाई जाती हैं। एक होती है इम्परवियस लेयर और दूसरी होती है परवियस लेयर। एक होती है अपारगम्य सतह और दूसरी होती है पारगम्य सतह या परत, परत भी बोल सकते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे कि ये होती क्या है एक्चुअल में। उसके बाद हम लोग बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, इनके बारे में हम लोग जान लेंगे। देखिए जो हमारा ग्राउंड लेवल होता है, उसके ऊपर की कंडीशन को हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। जब बारिश होती है, ये हमारे क्या हैं, बादल हैं, क्लाउड। जब बारिश होती है तो हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि बारिश का पानी सरफेस वाटर के रूप में ऊपर क्या होता है, ज़मीन तल के ऊपर पहुंच जाता है। हम लोग ग्राउंड लेवल की बात करें तो देखिए पृथ्वी के नीचे 2 प्रकार की लेयर पाई जाती हैं। एक होती है परवियस लेयर जिसमें पानी पाया जाता है, एक होती है क्या, परवियस लेयर जिसमें पानी हम लोगों को देखने को मिलता है, और दूसरी होती है इम्परवियस लेयर। दूसरी क्या होती है, इम्परवियस लेयर, जिसमें पानी हमें दिखाई ही नहीं देता है। तो इनके बारे में हम लोग जानना है हम लोगों को। ये एक लेयर होती है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ बना के। देखिए ये 2 प्रकार की लेयर्स पाई जाती हैं जमीन तल के अंदर। इसको बोलते हैं परवियस लेयर। मैं परवियस लेयर को P से डिनोट करता हूँ और इम्परवियस को मैं I से डिनोट करता हूँ। इम्परवियस को I से, ये दोनों इम्परवियस लेयर है और ये क्या है, परवियस लेयर है। ये दोनों क्या है, परवियस लेयर्स हैं। अब इसमें होता क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे कि होता क्या है। देखिए मैंने 2 प्रकार की लेयर की आपसे बात की। एक होती है परवियस लेयर, मैं इधर दिख रहा है, लिख देता हूँ। परवियस लेयर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारगम्य परत बोलते हैं। पारगम्य परत, पारगम्य परत ये क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। तो पृथ्वी के नीचे 2 प्रकार की लेयर की बात करते हैं हम लोग, पारगम्य और अपारगम्य लेयर। पारगम्य लेयर कौन सी लेयर होती है, हम लोगों ने स्टोन्स के बारे में, रॉक्स के बारे में पढ़ा है, चट्टानों के बारे में। 3 प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन मटेरियल में पढ़ा होगा, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अग्नेयस रॉक्स, क्या होता है, रॉक्स की बात कर लें हम लोग, चट्टानों की बात कर लें, चट्टान रॉक्स। एक होती है आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें। एक होती है तलछटी या अवसादी चट्टान। पहली होती है आपकी आग्नेय चट्टान, दूसरी होती है अवसादी, और तीसरी होती है आपकी, तीसरी कौन सी होती है,
तीसरी कायांतरित या रूपांतरित, कायांतरित, कायांतरित। ये 3 प्रकार की चट्टानों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अग्नेय चट्टान कौन सी होती है? पृथ्वी के नीचे जो मैग्मा होती है, जब वो ठोस रूप धारण करती है तो उससे बनती है ना। अवसादी चट्टानें, हम लोग जानते हैं जो भी चट्टानें होती हैं वो जब टूट फूट के वेदरिंग जब उनकी होती है तो वेदरिंग से हमें क्या प्राप्त होती हैं? अवसादी चट्टानें। और कायांतरित या रूपांतरित, इसी को मेटामॉर्फिक भी बोलते हैं। मेटामॉर्फिक ये होती है अग्नेयस, ये होती है सेडिमेंट्री, और ये होती है क्या? मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक कैसे पाई जाती है? जब ये परिवर्तित होती हैं किस चीज़ में? किसी और स्टोन में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कायांतरित। जब अग्नेय चट्टानें क्या हो जाती हैं? कन्वर्ट, या ये भी होती हैं अवसादी चट्टानें भी कन्वर्ट हो जाती हैं, ट्रांसफार्म हो जाती हैं किसी और फॉर्म में, किसी और रूप में धारण कर लेती हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कायांतरित चट्टानें। तो ये जो पारगम्य और अपारगम्य सतहें होती हैं, मैंने अभी आपको परवियस लेयर के बारे में बताया, ये क्या होती हैं इनको जानना है। पारगम्य वह सतह होती है जिसमें छिद्र पाए जाते हैं, जिसमें छोटे छोटे छिद्र या दरारें होती हैं, क्रैक्स होती हैं, या फिर उनमें पानी पाया जाता है। वे सतह होती हैं जिनमें पानी पाया जाता है जल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अपारगम्य सतहें कौन सी होती हैं? जिनमें जल नहीं पाया जाता है या बहुत थोड़ा सा पाया जाता है। किस कंडीशन में? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बात कर ले हम लोग पारगम्य परतों की। किस चीज से बनी होती हैं? अवसादी चट्टानों से। किस चीज से बनी होती हैं? अवसादी चट्टानों से बनी होती हैं। और अवसादी चट्टानें हमारे पूरे भारत में या फिर पूरे पृथ्वी पे कह ली जाए तो मात्र 5% पाई जाती हैं। अवसादी जो चट्टानें होती हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कितनी पाई जाती हैं? मात्र 5% पाई जाती हैं। कितनी? मात्र 5% पाई जाती हैं। लेकिन जो पूरा जल होता है, जो पूरा जल होता है, जल का 95% भाग किसमें पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। किसमें? अवसादी चट्टानों में। जल का जो 95% भाग होता है इन सेडिमेंट्री रॉक्स में पाई जाती हैं, और ये मात्र 5% होती हैं। तो जो परवियस लेयर बनी होती है वो इन्हीं अवसादी चट्टानों की होती है। जमीन के अंदर, जमीन के नीचे, ग्राउंड लेवल से नीचे ये जो परवियस लेयर होती है किस चीज़ की होती है? यही सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं जिनका परवियस लेयर होता है, और इनमें पानी पाया जाता है। इम्परवियस लेयर अपारगम्य सतह, इसको क्या बोलते हैं? मैं इरेज करता हूँ। इसको क्या बोलते हैं? अपारगम्य सतह। अपारगम्य सतह दूसरा होता है आपका इम्परवियस। इम्परवियस लेयर, इसको बोलते हैं अपारगम्य सतह। अपारगम्य सतह या परत भी बोलते हैं, या परत। ये क्या होता है? अपारगम्य परत। तो ये किस चीज़ की बनी होती है? पारगम्य, अपारगम्य की बात कर लें। अपारगम्य का मतलब जिसमें पानी पाया नहीं जाता है ना। तो किस चीज़ की बनी होती है? अग्नेय चट्टानें होती हैं। अग्नेय चट्टानें होती हैं इसमें, किसमें? अपारगम्य परतों में। इम्परवियस मैंने आई से डिनोट किया है इम्परवियस को, और परवियस को पी से डिनोट किया है। तो इसमें क्या होती हैं? अग्नेय चट्टानें ये होती हैं जिनमें पानी नहीं पाया जाता है। मीन्स पानी का आर पार पानी बह नहीं सकता है। जैसे ये पारगम्य सतहें होती हैं तो इनमें क्या होता है? इनमें यहाँ से अगर पानी चलेगा पूरा यहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन इनमें नहीं पहुँच सकता है। क्यों? क्योंकि ठोस होती हैं, सॉलिड्स होती हैं। अब देखिए, तो ये किस चीज़ की बनी होती हैं? अग्नेय चट्टानों की बनी होती हैं। अग्नेय जो चट्टानें होती हैं वही होती हैं इम्परवियस जो सतह होती है। इसमें जो पानी थोड़ा बहुत आता है, 5% तक पानी आता है। किसमें? इम्परवियस लेयर में। किसकी वजह से? जो इनमें क्रैक्स होते हैं, जो दरारें होती हैं, फटाने होती हैं, उनमें थोड़ा बहुत पानी पाया जाता है। लगभग 5% तक पानी पाया जाता है। किसमें? परवियस लेयर्स में। तो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। ये परवियस लेयर और ये इम्परवियस लेयर। हमेशा पृथ्वी के नीचे 2 ही परतें पाई जाती हैं। एक होती है परवियस लेयर, तो उसके नीचे इम्परवियस लेयर होती है। मीन्स एक पारगम्य परत, तो उसके नीचे अपारगम्य, फिर पारगम्य परत, उसके नीचे अपारगम्य परत, ऐसे ये पाई जाती हैं। तो इनमें पानी पाया जाता है और इनमें पानी नहीं पाया जाता है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें अंत में कहीं ना कहीं जमीन तल पे जाने पे
ये इनका ऊपरी सिरा जो होता है वो खुला होता है जमीन तल के ऊपर। अब आप सोचेंगे ये जो पानी है, ये जो झील वगैरह का जो पानी है क्लाउड के वजह से आता है, बादल के कारण आता है, ये पानी इस पारगम्य सतह में क्या हो जाता है, सोख लिया जाता है, ये सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन इसमें पानी इस परत से इस परत में नहीं पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जब ये पानी इसमें आएगा ही नहीं तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन इसमें भी पानी होता है, इस दूसरी वाली पारगम्य सतह में भी पानी पाया जाता है। किस तरीके से? ये जो खुली रहती है बाहर की तरफ, ये भूमि तल पर कहीं ना कहीं जाके भूमि तल पर हर पारगम्य और अपारगम्य सतह खुली होती है। तो भूमि तल पर जहां पे ये पारगम्य सतह खुली होती है इसको हम लोग आउटक्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटक्रॉप्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं? आउटक्रॉप्स होते हैं जहां पे ये खुली होती हैं। तो आउटक्रॉप्स पे ये खुली होती हैं यानी कि भूमि तल पे, तो यहीं से पानी इनमें क्या हो जाता है, यहीं से पानी इनमें इस तरीके से प्रवाहित होने लगता है और ये इनमें भी पानी यहाँ से पाया जाता है। इस तरीके से पानी इनमें क्या हो जाता है, इस सबसे ऊपर वाली लेयर में तो पानी यहीं से मिल जाता है, ऊपर से ही, जमीन तल के ऊपर से। ये अगर हमारा जीएल है तो यहीं से मिल जाता है, ठीक है। लेकिन नीचे वाली पारगम्य सतह में पानी कहाँ से आता है, तो ये जो आउटक्रॉप होते हैं जहाँ पे ये खुली होती है जमीन तल पे, वहाँ से मिल जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इसके बारे में कि इसमें जो इम्परवियस और परवियस लेयर है इनके और भी कई नाम हैं, मैं उनके बारे में आपको डिस्कस, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इनके नामों के बारे में, इनको और कितने नाम से जाना जाता है, ताकि आपको कभी भी कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन न रहे। तो आइए चलिए, ये जो होती है आपकी पारगम्य सतह, इसी पारगम्य सतह को हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, परवियस स्ट्रेटम भी बोलते हैं, इसी को हम लोग एक्वीफर भी बोलते हैं। एक्वीफर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं जलधारी परत। क्या बोलते हैं? जलधारी या जलभृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलभृत या जलधारी परत भी बोलते हैं इसको। ये हो गया। इसके और भी जैसे इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि जो आपकी इम्परवियस लेयर होती है, इम्परवियस लेयर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम आपका होता है ये आपकी पहली हो गई, ये आपकी दूसरी लेयर, इसको हम लोग इम्परवियस स्ट्रेटा के या स्ट्रेटम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग एक्विक्लूड भी बोलते हैं, एक्विक्लूड। इसको अजल भृत भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अजल भृत भी बोलते हैं, अजल भृत या अजलधारी परत, अजलधारी परत के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। कई नाम होते हैं, तो इतने नाम होते हैं, इतने से हम लोग क्या करते हैं, इनको जानते हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोगों का हो गया पूरा ग्राउंड वाटर, कहाँ और कैसे पाया जाता है। इम्परवियस और परवियस लेयर्स के बीच में दबा होता है। अब हम लोग आ जाएंगे जो सोर्सेज होते हैं, जो ग्राउंड वाटर जो ग्राउंड वाटर सोर्सेज होते हैं उन पे आ जाएंगे। ये तो इसमें पहला होता है जो आपका ग्राउंड वाटर सोर्स है, ये क्या होता है? झरना होता है। झरने पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। झरना होता क्या है? स्प्रिंग, झरना, सॉरी स्प्रिंग। मैंने अभी आपको परवियस और इम्परवियस लेयर के बारे में बता दिया, तो उसी से हम लोग क्या करना है, इसको डिफाइन करना है, झरने को। तो आइए चलते हैं और मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। देखिए, जब कोई ये कोई आपकी
इम्परवियस लेयर है, अपारगम्य सतह, इम्परवियस, कौन सी, इम्परवियस लेयर है। और फिर इसके नीचे भी एक हमारी क्या है, ये कोई इम्परवियस लेयर है, ये इस प्रकार से, ये अगर इनके बीच कोई हमारी परवियस लेयर दबी हुई है जिसमें पानी पाया जाता है, परवियस लेयर कौन सी होती है, जिनमें पानी पाया जाता है, ठीक है। ये अगर दबी है, ये अगर इस प्रकार से इसमें क्या है, दबी है, तो पानी क्या होगा, इसमें इस पूरे में पानी पाया जाएगा इस तरीके से, परवियस लेयर में पारगम्य सतह, इसमें पानी पाया जाएगा। और कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं जिनमें क्या होता है, ये जो पानी होता है, ये जो पानी होता है, ये यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है, ये क्या होता है, यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है। जब दो दबी होती हैं, जब दो पारगम्य सतहों में, जो दो अपारगम्य सतहों में एक पारगम्य सतह दबी होती है, तो ये क्या होता है, जो पानी होता है दबाव के कारण कहीं से, पहाड़ी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, तो कहीं से निकलने लगता है। तो ये जो निकलता है ना, इसी को हम लोग झरना बोलते हैं। पहाड़ियों में आप देखे होंगे, पहाड़ियों के नीचे से पानी क्या होता है, निकलता है, जब ढलान पे होती हैं। कब, जब इसके लेवल से ऊपर पानी पहुंचेगा, इसके तल से जब क्या होगा, पानी जो है ऊपर पहुंचेगा या निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या होते हैं, पानी निकलने लगता है, और ये झरना इसी को हम लोग बोलते हैं। तो ये हो गया आपका झरना। अब दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो झरने होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका गुरुत्व प्रवाह वाले झरने, एक होता है क्या आपका गुरुत्व प्रवाह वाले, और दूसरा होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला जो झरना होता है ग्रेविटी स्प्रिंग होता है। पहला क्या होता है, ग्रेविटी स्प्रिंग, ग्रेविटी स्प्रिंग, और दूसरा होता है आर्टेशियन स्प्रिंग, आर्टेशियन स्प्रिंग। ये क्या होते हैं, देखिए, जब स्वतः ही ग्राउंड लेवल तक या इससे ऊपर पानी जब पहुंचता है तो स्वतः ही ये क्या होने लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये बहने लगता है। तो इस प्रकार के जो स्प्रिंग होते हैं, जिन स्प्रिंग में, जिन झरनों में इस प्रकार से पानी बहता है, उसे हम लोग ग्रेविटी स्प्रिंग बोलते हैं। आर्टेशियन स्प्रिंग क्या होता है, जब पानी का तल बहुत ऊपर चला जाता है, क्या होता है, जब पानी का तल भौम जल तल से ऊपर चला जाता है। जैसे हम बात कर लें, ये अगर ये आपका ग्राउंड लेवल है, जीएल है, तो इससे ऊपर जब पानी का तल जाता है तो बहुत ही अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, पानी तेजी से बहने लगता है। तो उसको हम लोग आर्टेशियन स्प्रिंग या उत्स्रुव, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्स्रुव झरने बोलते हैं, उत्स्रुव झरने। ये इस प्रकार से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्स्रुव झरने बोलते हैं। कब, जब ग्राउंड लेवल से, जो ग्राउंड वाटर टेबल होता है उससे ऊपर चला जाता है। ये अगर मान लीजिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये आपका ग्राउंड वाटर टेबल है, मान लिया जाए ये आपका ग्राउंड वाटर टेबल है। ग्राउंड वाटर टेबल क्या होता है, GWT, वह तल, भूमि तल के नीचे वह तल जहां तक पानी पाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर टेबल बोलते हैं। तो जब वहां तक अगर पानी पाया जा रहा है, उससे ऊपर जब पानी उठता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत तीव्र गति से ये बाहर खुद ही स्वतः ही निकल जाता है पहाड़ियों से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्स्रुव झरने। ये धरना नहीं होगा, सॉरी, ये क्या होगा, झरना, ये होते हैं। उसके बाद कुएं की बात कर ली जाए तो कुएं मैंने लिख दिया है वहां पे, वेल, कुएं तीन प्रकार के होते हैं। कुएं कौन कौन से, सैलो वेल, डीप वेल और आर्टेशियन वेल, ये तीन प्रकार के कुएं होते हैं। कुएं कुएं से आप लोग सभी लोग परिचित हैं। वेल, वेल क्या होता है, जमीन के अंदर गहरा एक गड्ढा खोद दिया जाता है जिसकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है और उसका व्यास भी अधिक होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कुआं बोलते हैं, जिसमें से पानी बाहर निकलता है। तीन प्रकार के होते हैं, एक उथला कुआं होता है सैलो वेल, एक गहरा कुआं होता है डीप वेल, और तीसरा होता है आर्टेशियन वेल, बहते हुए कुएं। ये तीन प्रकार के कुएं हम लोग
देखने को हम लोगों को मिलते हैं। तो आइए चलते हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सैलो वेल क्या होता है? उथला कुआं। मैं इसका फिगर आपको नोट्स में दूंगा, नोट्स में उसका वीडियो भी बनाऊंगा नोट्स का भी, तो उसमें आपको अच्छे से और समझाऊंगा। उथला जो कुआं होता है इसमें किया क्या जाता है उथले कुएं में देख लीजिए, ये आपकी 2 या 3 जो लेयर्स होती हैं, ये आपकी परवियस लेयर होती है जिसमें पानी पाया जाता है, और ये आपकी इम्परवियस लेयर होती है। ये कौन सी लेयर होती है? इम्परवियस, जिनमें पानी नहीं पाया जाता है। और फिर ये एक परवियस लेयर होती है आपकी, फिर इसके नीचे एक इम्परवियस लेयर पाई जाती है। ये इस तरीके से। तो जो आपके कुएं में पहला कुआं मैं आपको बता रहा हूं कौन सा, इसमें पहला कुआं मैं बता रहा हूं आपको, पहला कुआं उथला कुआं, उथला कुआं, सैलो वेल, सैलो वेल। ये होता क्या है? इसको जब खोदा जाता है तो मात्र ऊपर वाली एक लेयर, जो ऊपर वाली एक लेयर होती है पारगम्य सतह, पहली पारगम्य, मैंने पारगम्य सतह के बारे में आपको बताया है कि वह सतह या वह परत जिसमें पानी पाया जाता है उसे हम लोग पारगम्य सतह पी से डिनोट करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, मैंने इसमें एक इस प्रकार का ये बनाया है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये एक आपका क्या है? मान लीजिए ये आपका कुआं है ये। तो उथला कुआं कौन सा कुआं होता है? वे कुएं जिनको केवल एक ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली, अगर ये ग्राउंड लेवल है या अगर इसको जीएल कहेंगे, तो वह कुआं जो ग्राउंड लेवल से नीचे, भूमि तल से नीचे की केवल एक परवियस लेयर, पारगम्य सतह को खोद कर बनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उथला कुआं। उथले कुएं में ऊपर वाली एक ही परत को, कौन सी? जल वाली परत को, जिसमें जल पाया जाता है, जिसे हम लोग परवियस लेयर बोलते हैं, उसको खोद के बनाया जाता है। दूसरा क्या होता है हमारा? दूसरा होता है हम लोगों का, दूसरे के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद एक एक को डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा होता है आपका ये गहरा कुआं। दूसरा क्या होता है? गहरा कुआं। तो गहरे कुएं वे कुएं होते हैं जिनमें 2 से अधिक पारगम्य सतहों को, परवियस लेयर्स को खोद कर बनाया जाता है कुआं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? गहरे कुएं। गहरे कुएं में देखिए एक ये परवियस लेयर और एक ये परवियस लेयर, मैंने 2 को इसमें दिखा दिया कि इनको खोदा गया है, और इसमें जो कुआं होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गहरा कुआं। क्या बोलते हैं? गहरा कुआं, डीप वेल, डीप वेल। 2 से अधिक परवियस लेयर को खोद के बनाया जाता है डीप वेल। तीसरा होता है आर्टेसियन वेल। तीसरा क्या होता है आपका? आर्टेसियन वेल। आर्टेसियन वेल क्या होता है मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए आर्टेसियन वेल में होता क्या है, मैं एक एक को डिटेल में बताऊंगा। हालांकि आर्टेसियन वेल ये देखिए, अगर इस प्रकार से 2 इम्परवियस लेयर्स के बीच में एक परवियस लेयर अगर दबी हो, 2 इम्परवियस लेयर्स, इम्परवियस कौन सी होती हैं लेयर? जिनमें, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इम्परवियस लेयर जिनमें पानी नहीं पाया जाता है, और परवियस लेयर जिनमें पानी पाया जाता है। तो ये परवियस लेयर्स ये इस तरीके से देखिए, 2 इम्परवियस लेयर के बीच में जब एक परवियस लेयर दबी होती है इस तरीके से, है ना, तो इसमें जो जल होता है दोनों साइड से आके इसमें प्रेशर से क्या होता है? निकलता है। यहाँ पे अगर जब कोई कुआं बना दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पे कोई कुआं इस तरीके से बना दिया जाए, इस तरीके से इसको काट कर, तो क्या होगा? क्या आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या होते हैं? ये जो पानी है ये दोनों साइड से प्रेशर है, दोनों साइड से इसमें क्या है? प्रेशर है। इसकी वजह से इसको बस खोद दिया जाए तो स्वतः ही ऊपर की तरफ इनमें से पानी क्या हो जाता है? निकलने लगता है इस तरीके से। कुछ कंडीशन में तो ऐसी होती हैं कि ये जो पानी होता है बहुत ही तीव्र गति से 2-3 मीटर ऊंचाई तक उड़ने लगता है। तो इन्हें हम लोग आर्टेसियन वेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टेसियन वेल, जिसको हम लोग उत्स्रुव या बहते हुए कुएं बोलते हैं, आर्टेसियन वेल। तीसरा क्या होता है? आर्टेसियन वेल, बहते कुएं इसको बोलते हैं, बहते कुएं, बहते कुएं। समझ में आ गया आपको?
क्या होता है किस कंडीशन में, जब इसको क्या किया जाता है, बहुत ही तेजी से पानी इसमें से बाहर निकलता है दाब के कारण। दो इम्परवियस लेयर में जब एक परवियस लेयर दबी होती है तो अत्यधिक प्रेशर से जब इसको खुदाई की जाती है तो स्वयं ही पानी बाहर निकलने लगता है, कभी कभी 2-2.5 मीटर ऊपर तक ये उड़ने लगता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टेसियन वेल, बहते हुए कुएं बोलते हैं। ये बहते हुए कुएं हमारे होते हैं। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे रीसन गैलरी के बारे में। रीसन गैलरी क्या होती है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि रीसन गैलरी होती क्या है। तो आइए चलते हैं रीसन गैलरी। ये आपका कुआं हो गया। रीसन गैलरी हम लोग पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में इनफिल्ट्रेशन गैलरीज बोलते हैं। इनफिल्ट्रेशन गैलरीज बोलते हैं। ये होती क्या है हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको डीप में बताऊंगा वेल के बारे में, कुएं के बारे में, फिगर के साथ किस चीज़ में, जो इसका नोट्स होगा उसमें, है ना, कि ये वेल कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और किस तरीके से होते हैं। चलिए तो हम लोग आ जाते हैं किसमें, जो रीसन गैलरीज होती हैं इनमें। रीसन गैलरी होती क्या है एक्चुअल में, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। देखिए जो हम लोगों की नदियां होती हैं, अगर यहाँ कोई नदी बह रही है, अगर क्या हो रहा है यहाँ पे कोई नदी बह रही है, ये क्या है हमारी रिवर है, नदी। तो जो नदी का तल होता है उससे नीचे ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ये क्या है हमारा, मान लीजिए कि जीएल है, ग्राउंड लेवल। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूमि तल बोलते हैं, भूमि तल। भूमि तल पे ये देख रहे हैं हम लोग कि ये नदी बह रही है, ये हमारी क्या हो रही है, नदी बह रही है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, जब नदी के जल, कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं गर्मियों में जो सूखने लगता है, नदी का जल क्या होने लगता है, सूखने लगता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इससे इस नदी के नीचे वाले पोर्शन में, यानी कि भूमि तल के नीचे, नदी का जो तल होता है उसके नीचे पानी फिर भी पाया जाता है। गर्मियों में जब ये सूख जाती हैं उसके बाद भी पानी पाया जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनके तल से नीचे ये जो इनका वाटर टेबल होता है, मान लीजिए कि हमारा क्या है, नदी का जल तल है, क्या है, नदी का जल तल है। इसको इंग्लिश में वाटर टेबल बोलते हैं, वाटर टेबल। वाटर टेबल से नीचे हम लोग क्या करते हैं, इससे जो जिस ग्राउंड से साइड में बह रही होती है नदी, उसी के किनारे पे हम लोग क्या कर देते हैं, उसी के किनारे पे इस साइड में एक इस प्रकार की गैलरी बना देते हैं। ये इस प्रकार की, और इसमें छिद्र बना दिए जाते हैं इस तरीके से। मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। ये इसमें क्या कर दिए जाते हैं, इस प्रकार से छिद्र बना दिए जाते हैं। ये ग्राउंड वाटर टेबल जो होता है, वाटर टेबल जो नदी का होता है, इससे नीचे एक गैलरी बना दी जाती है। एक गैलरी होती है जिसमें ये नीचे का जो पानी होता है, नदी तल के नीचे का जो पानी होता है, इसमें क्या कर जाता है, इनमें प्रवेश करता है और फिर इसको एक ढलान में, एक स्लोप में, जैसे मान लीजिए इस साइड में बनाई गई है, मान लीजिए इस तरीके से इस साइड में दूर तक बनाई गई है, ये ऐसे कह लिया जाए, दूर तक इस तरीके से ये बनाई गई है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ढलान, एक साइड में क्या होता है, ढलान होता है, इसमें एक साइड में ढलान होता है, पूरा पानी ये रिस कर एक साइड में आके इकट्ठा हो जाता है ना। मैं अभी इसको समझा रहा हूँ, आप समझ लीजिए, उसके बाद लिखने के लिए आपको नोट्स में वीडियो प्रोवाइड करूंगा, उससे आप
लिख पाएंगे इसको। तो ये ढलान की तरफ पूरा पानी रिस कर, ये रिसन, ये होल होते हैं, इनको वीप होल बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वीप होल बोलते हैं। वीप होल, वीप होल, इसको रिसन छिद्र हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसन, दिख रहा है आपको? रिसन छिद्र, रिसन छिद्र बोलते हैं। इनसे जो पानी होता है इन गैलरीज में प्रवेश कर जाता है। इन गैलरीज में क्या होता है? पानी प्रवेश कर जाता है और इनको हम लोग पंप करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये होती हैं हमारी रिसन गैलरीज। अब ये जो गैलरी होती हैं, ये नीचे वाला पोर्शन जो होता है ये कंक्रीट का बना होता है, आपको दिखाई भी दे रहा है, ये कंक्रीट का होता है। और इनकी जो दीवारें होती हैं वो 10 × 5 सेंटीमीटर की होती हैं। ये जो दीवारें होती हैं 10 × 5 सेंटीमीटर की, इसमें ये छिद्र बनाए जाते हैं। यानी कि 10 सेंटीमीटर लंबाई होती है इन छिद्र की और 5 सेंटीमीटर मोटाई होती है। ये जो छिद्र इस तरीके से बनाए गए हैं, इनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है और जो इनकी मोटाई होती है कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर ली जाती है। ये छिद्र आपके बनाए जाते हैं और इन छिद्रों पे, ये किनारे पे हम लोग क्या कर देते हैं? जो आपकी ग्रेवल्स होती हैं और स्टोन्स होती हैं, छिद्रों के किनारे पर भर दी जाती है। किस लिए? ताकि जो पानी आए इधर से, जो पानी इसमें रिस कर आता है, सीपेज के कारण आता है, वो जब ये पत्थर और स्टोन्स और बालू रहेंगे तो इनके कारण इनमें गंदगी नहीं आएगी। कहने का मतलब कि ये है कि इसमें जो अशुद्धियां हैं वो नहीं आएंगी। अशुद्धियों को ये छान देते हैं। जो बालू और ग्रेवल्स के कण होते हैं, इनसे जब पारित होके, इनसे होके जब पानी आएगा तो ये क्या हो जाएंगे? इसी में रुक जाएंगे या फिर अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कौन? जो अशुद्धियां होती हैं पानी में, वो जो मिट्टी और भी चीज़ें होती हैं वो यहीं पे फिल्टर हो जाती हैं। किसकी वजह से? ये जो हमारे ग्रेवल्स और सैंड वगैरह यहाँ पे लगा दिए जाते हैं चारों तरफ। जहाँ जहाँ रिसन छिद्र होते हैं वहाँ बाहरी पोर्शन पे, कहाँ पे? बाहरी पोर्शन पे, यानी कि बाहर की तरफ से ये लगा दिए जाते हैं। अच्छा, इसमें इन्फेक्शन के लिए, जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं? लगभग 75 कितना? लगभग 75 मीटर की दूरी पर हम लोग क्या कर देते हैं? मैनहोल बना देते हैं, जिससे इसमें ऊपर से इसमें अंदर प्रवेश करके और इसकी साफ सफाई या देख रेख कर सकें। इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 75 मीटर होती है। 75 मीटर पे एक मैनहोल बना होता है इनके अंदर। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब दूसरी बात करेंगे, जो इनफिल्ट्रेशन पाइप होते हैं उनके बारे में। इनफिल्ट्रेशन पाइप को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आइए चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं इनफिल्ट्रेशन पाइप को। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और समझ में आ रही होगी, और जो चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ उसको नोट्स में आपको प्रॉपरली बताऊंगा, क्योंकि उसमें फिगर और लिखा हुआ दोनों एक साथ आपको मिलेगा। तो आइए चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इनफिल्ट्रेशन पाइप के बारे में। अगला है हम लोगों का रिसन पाइप, हम लोग उसको थोड़ा सा जान लेंगे। रिसन पाइप अगला है कौन सा? 5वां। क्या है? रिसन पाइप, इनफिल्ट्रेशन पाइप। ये भी गैलरी, जैसे गैलरी से पानी लेने के कारण होते हैं वैसे ही इनफिल्ट्रेशन पाइप्स भी लगाए जाते हैं। जब होता क्या है, जब बहुत ही भूमिगत जल बहुत बड़ी मात्रा में लेना होता है तो वहाँ पे इनफिल्ट्रेशन पाइप्स लगाए जाते हैं। सेम वही उसी सेम कंडीशन में क्या होता है, ये आपका कोई पाइप है ना, ये आपका क्या है? पाइप है। तो इस पाइप की बात कर लें, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि इसमें 2 या 2 से अधिक पाइपों को जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? ज्वाइंट किया जाता है। ये कुछ इस प्रकार से, और इनमें भी वीप होल बने होते हैं। इनमें भी क्या होता है? वीप होल बना होता है। ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये इनफिल्ट्रेशन पाइप्स कुछ इस प्रकार के होते हैं। इनमें छिद्र किया गया होता है। पाइप में क्या होता है? इस प्रकार से छिद्र भी होते हैं और इनको लगाया सेम वैसे ही जाता है जिस प्रकार से गैलरीज को लगाया जाता है, उसी प्रकार से इनफिल्ट्रेशन पाइप्स को भी लगाया जाता है। ये इस तरीके से होते हैं। इनमें छिद्र होता है, जगह जगह पे छिद्र किया गया होता है जिससे पानी रिस के इन पाइप के अंदर प्रवेश करे, और ये खुले हुए होते हैं यहाँ पे, जिससे इनके अंदर पाइप में पानी क्या हो जाए? आसानी से
पहुंच जाए। ये इस तरीके से ये हमारे क्या होते हैं, इनफिल्ट्रेशन पाइप्स होते हैं। इनमें पानी प्रवाहित करने के लिए ये रेडियल मेथड से इसमें पानी क्या होता है, प्रवाहित होता है। इनको अगर मैं दिखाऊं, जैसे मान लीजिए ये आपका पानी बह रहा है, अगर दूसरा फिगर मैं आपको बताऊं तो उसमें ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये अगर इस तरीके से देखेंगे तो ये इस प्रकार से हम लोगों को दिखाई देंगे। ये फिगर आपको समझ में आ रहा होगा। ये इस तरीके के होते हैं और इन्हीं वीप होल से पानी जो होता है इनमें प्रवेश करता है। इन्हीं वीप होल से क्या होता है, पानी इनमें प्रवेश करता है। ये और जैसा कि मैंने बताया, इनके भी चारों किनारों पर हम लोग ग्रेवल्स और सैंड की लेयर को क्या कर देते हैं, बिछा देते हैं, जो वीप होल होते हैं उनके चारों तरफ। किस लिए, ताकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इसमें पहुंच न जाएं, वो इसमें ना पहुंचे, इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इनमें भी चारों तरफ ग्रेवल्स और सैंड की लेयर्स बिछा देते हैं। ये जो खुला हुआ पोर्शन होता है इससे भी पानी इसमें पहुंचता है और इनको क्या कर लिया जाता है, किसी एक स्लोप पे ले जाके, जहाँ पे निचले स्तर होते हैं, जहाँ पे निचले लेवल होते हैं इस पाइप का, वहाँ पे एक हम लोग क्या कर देते हैं वेल बना देते हैं, कुआं बना देते हैं, कुएं टाइप का एक बना देते हैं, जिसमें क्या हो जाता है, या ढलान कह लिया जाए, ढलान होता है, वहाँ पे इनको एकत्र कर लिया जाता है इस पानी को, जिसको हम लोग जैकवेल बोलते हैं। इसकी जो एक ढलान वाला पोर्शन होता है, जहाँ पे ये पाइप ढालू तरीका, जैसे ये पाइप है तो ये ढालू तरीके से ऐसे बना है, यहाँ ये ढालू वाले पोर्शन पे एक जैकवेल निर्गत कुआं बना दिया जाता है और उसी कुएं में ये पूरा जो पानी होता है फिल्टर होके जाके या रिसन से सीपेज के कारण जाके उसमें इकट्ठा हो जाता है और उसको फिर हम लोग पंप करके निकाल लेते हैं। ये हमारा होता है रिसन पाइप, इनफिल्ट्रेशन पाइप। जो इनफिल्ट्रेशन पाइप होता है ये इसका कार्य लगभग आपके रिसन गैलरी के कार्य के बराबर ही होता है, मीन्स सेम कार्य ये भी करता है। अब अगला हम लोग डिस्कस करेंगे जो रिसन कुएं होते हैं, इनफिल्ट्रेशन वेल्स। आइए उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो आपके इनफिल्ट्रेशन वेल्स हैं, रिसन कुएं, रिसन कुएं जो आपके हैं, हम लोग उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले और भी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और वीडियो का एक पार्ट और, इस चैप्टर का एक पार्ट और आएगा जिसमें मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा वीडियो के माध्यम से, वो अगले दिन यानी कि कल मिलेगा आपको। तो उसमें पूरा नोट्स एक ही साथ आपको मिल जाएगा। नोट्स जिसको बनाना हो यहाँ से भी आप बना सकते हैं नोट्स, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख के, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा आसान होगा, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं। और आपकी बाकी सारी वीडियोस भी जो ड्राइंग की वीडियोस हैं वो अपलोडेड हैं, आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके उसमें वहाँ से देख सकते हैं उनको। चलिए आइए, अगला है रिसन कुएं, इनफिल्ट्रेशन वेल। इनफिल्ट्रेशन वेल, इनको हिंदी में बोलते हैं रिसन कुएं, रिसन कुएं, रिसन कुएं, इनफिल्ट्रेशन वेल। ये क्या होते हैं, ये भी रिसन पाइप और रिसन गैलरीज की तरह ही होते हैं, बस फर्क क्या होता है, ये नदियों के किनारे पे बनाए जाते हैं। ये वेल नदियों के किनारे पे बनाए जाते हैं और इनमें होता क्या है, इन वेल्स में छिद्र किया जाता है, छोटे नीचे जो इनके जो छिद्र होते हैं, ये नदियों के किनारे पर इनको बनाया जाता है और इनमें जो नीचे वाला पोर्शन होता है, ये इनमें हम लोग क्या कर देते हैं, छिद्र बना देते हैं, ये जिससे पानी क्या होता है, फिल्टर हो जाता है और फिल्टर होकर इनका सिर्फ मेन मकसद होता है इनफिल्ट्रेशन वेल्स का शुद्ध पानी प्राप्त करना। नदी के जल, जो नदी का जल होता है ये शुद्ध नहीं होता है, साफ नहीं होता है, तो ये जो हमारे इनफिल्ट्रेशन वेल्स हैं, इनके जो ये वीप होल होते हैं, इनसे जो पानी होता है ये शुद्ध होके और इनमें प्रवेश करता है और इसको निकाल लेते हैं हम लोग पंप करके। क्यों, मैंने बताया था कि इसके चारों तरफ क्या होते हैं, जो वीप होल बने होते हैं, जो रिसन छिद्र बने होते हैं, इनके चारों तरफ हम लोग बालू और ग्रेवल्स की लेयर बिछा देते हैं, जिससे जो पानी होता है वो जब इसमें प्रवेश करता है तो सारी अशुद्धियाँ इधर ही छन जाती हैं, है ना। तो इसलिए इसका काम सिर्फ इतना है कि शुद्ध पानी प्राप्त होता है। ये भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे रिसन पाइप और रिसन गैलरीज होती हैं। एक होता है त्रिज्य संग्रही कुआं, लास्ट जो आपका है वो त्रिज्य संग्रही कुआं। इसको भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं
कि ये होता क्या है। हिंदी में इसको त्रिज्य संग्रही कुआं और इंग्लिश में रेडियल कलेक्टर वेल बोलते हैं। त्रिज्य संग्रही कुआं, रेडियल कलेक्टर वेल, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे कि ये होता क्या है। देखिए ये बिल्कुल एक वेल ही होता है, कुआं ही होता है। किस प्रकार का, जो विभिन्न जो लेयर्स होती हैं, कौन सी लेयर, परवियस लेयर, उनको काट के बनाया जाता है, उनको काट के बनाया जाता है। मैं अभी आपको दिखा रहा हूं ये किस प्रकार का होता है। ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो दिखा रहा हूँ, ये स्टील के कुछ छिद्रित पाइप होते हैं, स्ट्रेनर पाइप इसको आप कह सकते हैं। स्टील के कुछ क्या होते हैं, ये छिद्रित पाइप होते हैं जिनमें छिद्र बना होता है, ये खांचे बने होते हैं, छिद्र बने होते हैं। ये कुछ स्टील के छिद्रित पाइप होते हैं जिनमें खांचे बने होते हैं। ये रेडियल कलेक्टर जो वेल होता है, इसमें ये जो पाइप लगे होते हैं, ये पाइप हॉरिजेंटल लगे होते हैं, क्षैतिज। जैसे ये मान लीजिए कुआं है, ये कुआं है, तो इस कुएं में चारों तरफ ये इस तरीके से क्या लगे हुए हैं, ये चारों तरफ इसके इसमें ये पाइप लगे हैं, और ये हॉरिजेंटल क्षैतिज दिशा में, वर्टिकल कुआं होता है और उसमें क्षैतिज दिशा में ये पाइप लगे हुए हैं। और इनमें भी होल बने हैं जिनसे ये पानी जो होता है इनमें प्रवेश करता है और फिर यहाँ इसमें इस कुएं में चला आता है, इस कुएं में आ जाता है। अब इनको कैसे हम लोग वो करते हैं, इसमें छिद्र करते हैं। तो हाइड्रोलिक जो प्रेशर होता है या हाइड्रोलिक जैक होता है, उससे इनको क्या किया जाता है, इसमें पहुंचाया जाता है या छिद्र इनका किया जाता है। इनकी बात कर लें तो इनकी जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, मैं आपको बता देता हूं। ये जो पाइप होते हैं, ये 3 से त्रिज्य संग्रही कुओं में इनका जो व्यास होता है त्रिज्य संग्रही कुओं का, ये 3 से 6 मीटर तक लिया जाता है। डायमीटर जो होता है वो कितना लिया जाता है, 3 से 6 मीटर तक लिया जाता है। गहराई भी बहुत ज़्यादा ले ली जाती है। समान रूप से गहराई जो पारगम्य और अपारगम्य सतहें होती हैं उनको खोद के बनाया जाता है। और इसमें मैंने आपको बताया कि स्टील के जो स्लॉटेड पाइप होते हैं क्षैतिज धंसा दिए जाते हैं, इसी में क्षैतिज रूप में धंसा दिए जाते हैं। इनमें जो ये पाइप होते हैं इनकी 1 मीटर लंबाई में, इनकी अगर ये लंबाई मान लीजिए 1 मीटर है, हालांकि ये 100 मीटर तक लगाए जाते हैं। इनमें इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, 100 मीटर से 300 मीटर की लंबाई तक भी ये लगाए जाते हैं। इनकी 1 मीटर लंबाई में कितने में, 1 मीटर जो लेंथ होती है, इसमें कितने होल होते हैं, इसमें जो खांचे बने होते हैं, जो खांचे होते हैं वो लगभग, वो कम से कम आपके 500 से 800 होते हैं। 500 से 800 खांचे बने होते हैं मात्र 1 मीटर लेंथ में, 1 मीटर लंबाई में इन पाइप्स के, और इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी प्रवेश कर जाता है। इनसे जो पानी की मात्रा होती है लेने की वो बहुत ज़्यादा होती है। वो कितनी होती है, लगभग 5 से 25 लाख लीटर प्रति घंटा पानी पाया जाता है। कितना, रेडियल कलेक्टर जो वेल होते हैं इनसे 5 से 25 लाख लीटर पर आवर पानी पाया जाता है। कितना, 5 से 25 लाख लीटर प्रति घंटा पानी पाया जाता है या प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों, क्योंकि इतना पानी बहुत ही आसानी से हम लोगों को क्या हो जाता है, मिल जाता है। किस चीज़ से, इन जो हमारे रेडियल कलेक्टर वेल होते हैं इनसे। तो इस प्रकार से जो आपका ये पूरा चैप्टर हो गया ये ख़त्म हो गया, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और हर रोज़ आपको एक वीडियो मिलेगी वाटर एंड वेस्ट वाटर की, और साथ में ही मैं आपको सॉइल का भी एक वीडियो, पहले ये 2 चैप्टर 3 चैप्टर खत्म होने के बाद मैं सॉइल का भी वीडियो बनाऊंगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बनाऊंगा, और ड्राइंग का आप लोगों का हर सेमेस्टर का वीडियो मिल ही रहा है।
तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।